नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान में प्राध्यापक, धौलपुर राजस्थान से आया हूं और मैं आपके सामने अल्पव्ययी सामग्री से मनोरंजनदायक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ में हैं मनोज कुमार जी, जो कि धर्मशाला में कंप्यूटर साइंस में सहायक प्रवक्ता हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि अल्पव्ययी दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों कर रहे हैं आजकल हम, जैसा कि हमको पता है कि विज्ञान शिक्षण के अंदर सैद्धांतिक पक्ष और प्रायोगिक पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और आजकल बजट न होने के कारण से हमारे लैबों में सामान कम हैं, बच्चे उन पर कम ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि सामान नहीं है, अथवा सामान है तो उनको बजट के कारण से उन काम में उनको नहीं अब ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि अल्पव्ययी सामग्री से हम बच्चों को प्रायोगिक कार्य कराएं, जिससे कि हमें दिक्कतें नहीं आए। सबसे पहले प्रयोग हमारे सामने है वजन का अनुमान लगाना। तो मनोज जी, आप ज़रा देखें कि इस डिब्बे का वजन लगभग कितना होगा। 200 ग्राम के करीब 200 ग्राम करीब होगा। अब आप देखें इन दो डिब्बों का वजन आपको कितना महसूस हो रहा है। ये अब थोड़ा कम लग रहा है। कम लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अब ध्यान से देखें, दोनों डिब्बे देखें एक बार आप, इन डिब्बे में क्या अंतर आ रहा है। ये हल्का है, ये भारी है। हो क्या रहा है कि जैसे ही हमने ये वजन रखा आपके सामने, तो आपके माइंड ने सोचा कि इसका वजन 200 ग्राम है। जब हमने दूसरा डिब्बा रखा तो मस्तिष्क ने सोचा कि आपके सामने 400 ग्राम का वजन आ रहा है, पर वजन 400 ग्राम होकर 210 या 220 ग्राम था। इसलिए आपके हाथ ने उतना अधिक बल लगाया जिससे कि ये 400 ग्राम को सहन कर सके। पर बजाय 400 ग्राम के वजन जब 220 ग्राम ही आया तो माइंड को लगा कि वजन हल्का है। इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमेशा प्रयोग करते समय हमें उचित उपकरण का सहारा लेना चाहिए। अनुमान से यदि प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रयोग से गलत परिणाम प्राप्त होंगे। अगला प्रयोग हमारा जो है वो इस गिलास में रखे हुए नोट पर आधारित है। जब हम इस गिलास में रखे हुए नोट को किसी पानी से भरे हुए जग में डुबोते हैं तो सामान्यतः हमें महसूस करते हैं कि तस्वीर बाहर आएगी, थोड़ी ऊंची उठेगी, पर वास्तव में जब करके देखते हैं तो आप देखेंगे कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा। गिलास जैसे हम अंदर डुबो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नोट का जो भाग पानी के अंदर डूब रहा है, गिलास के अंदर वाला, वो धीरे धीरे गायब दिखाई दे रहा है हमको। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो सीधी सी बात है कि जो हमारी प्रकाश तरंग अंदर प्रवेश करना चाह रही है उसका एंगल क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण से वह हवा में प्रवेश न करके वहाँ से लौट कर आ रहा है, जिसके कारण से अंदर की तस्वीर हमको दिखाई नहीं दे रही है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला प्रयोग हमारा है हथेली में छेद। इसके लिए हम एक छोटा सा पाइप या पाइपनुमा आकृति लेंगे और इसको हम इस प्रकार से हथेली के पास रखेंगे और एक आंख से हथेली, एक आंख से हम इस छिद्र को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हथेली में छेद नुमा आकृति दिखाई देगी। यानी ऐसा लगेगा कि हम हथेली के आर पार देख रहे हैं। मनोज जी, करके देखें जरा। आप देख रहे होंगे, आपको हाथ में एक छेद दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, हाथ में ये छेद दिखाई दे रहा है। उसको हाथ को आगे पीछे रखें आप तो आपको लगेगा छेद बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। इसको हथेली को आगे ले जाएं तो छेद आपको छोटा या बड़ा दिखाई देगा। आपको इधर छोटा दिखाएगा, इधर बड़ा दिखाई देगा आपको। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने महसूस किया कि ऐसा है तो नहीं, हथेली में छेद नहीं है, जबकि आपके हो क्यों रहा है कि हमारी दो आंखें हैं, दोनों आंखों से जब इमेज पीछे पहुंचती है तो मस्तिष्क हमारा उन इमेजों को मिला देता है। मिलाने में क्या होता है, एक सेंस तो पहुंच रही है हमारे हथेली, एक पहुंच रहा है छेद। जब मस्तिष्क दोनों को मिला देता है तो हमको हथेली में छेद जैसा महसूस होता है। इस पर हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों आँखों का दृश्य दिखाई देने में आवश्यक है। अगला प्रयोग हमारा है दाब और आयतन में संबंध। इसके लिए हमने एक सिरिंज ली है। इस सिरिंज में हमने छोटा सा गुब्बारा फुला के रख दिया है। आप देखेंगे कि जब इसकी नोजल को हम दबाकर अंदर प्रेस करते हैं तो अंदर दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से आप देखेंगे इस गुब्बारे का आयतन कम होने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो दाब बढ़ने पर आयतन कम हो रहा है। इसी प्रकार से यदि इसको दबाते हुए यदि हम बाहर खींचें तो इसका दाब कम होगा और दाब कम होने पर आप देख रहे होंगे इस गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दाब और आयतन में संबंध है वो एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती है। यानी जब भी दाब बढ़ेगा तो इसका आयतन कम होगा और जब दाब कम होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रयोग के लिए हमने एक टीनुमा आकृति ली है जिसके दोनों ओर हमने गुब्बारे लगा रखे हैं। जब हम इसको फूंकते हैं तो हम देखते हैं कि एक गुब्बारा ज़्यादा फूला, एक गुब्बारा कम फूला। सामान्यतः बच्चों में ये महसूस होता है कि यहाँ दाब ज़्यादा है, यहाँ दाब कम है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब हम क्या करें, यदि इस गुब्बारे के मुंह को दबाते हुए इस गुब्बारे में हवा भरें तो आप देखेंगे इस गुब्बारे की हवा ज़्यादा है, इस गुब्बारे की हवा कम है। बच्चों से पूछा जाए यदि इस उंगली को यहाँ से हटा दें तो हवा बड़े से छोटे में जाएगी या छोटे से बड़े में जाएगी, तो जनरली बच्चों का आंसर होता है कि बड़े गुब्बारे में से छोटे गुब्बारे में जाएगी। तो वास्तव में हम देखते हैं
कि छोटे से बड़े में गुब्बारे में हवा गई। पुनः करके देखें एक बार इसको। पुनः हम देख रहे हैं इस गुब्बारे में हवा ज़्यादा है, इस गुब्बारे में हवा कम है। छोड़ेंगे तो महसूस ऐसा होगा बड़े गुब्बारे से छोटे गुब्बारे में हवा जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में छोटे से बड़े में जा रही है। हो क्या रहा है कि इस स्थिति में दोनों ही गुब्बारों के दाब बराबर हैं। जब हमने इस गुब्बारे को दबाते हुए इसमें हवा भरी तो हवा भरने पर इसके अंदर हवा का दाब अधिक हो गया। हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है, भले ही इस गुब्बारे में हवा कम है पर दाब ज़्यादा है। इसी कारण से हमेशा हर स्थिति में अधिक दाब वाली स्थिति से कम दाब वाली की ओर वायु हमेशा प्रवाहित होती है। इस प्रयोग से हम बच्चों को दाब के बारे में बता सकते हैं। अगला प्रयोग के लिए हमारे मनोज कुमार जी करेंगे। इनसे ये कहा जा रहा है कि इस स्केल के दोनों सिरों पर उंगलियां रखते हुए उंगलियों को आपको सरकाना है। देखें क्या होता है, कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इनकी दाईं ओर उंगली ये सरक रही है और अब दाईं उंगली इनका सरकना बंद होगी। अब बाईं उंगली इनकी धीरे सरक रही है, धीरे धीरे। इस प्रकार से एक एक करके दोनों उंगलियां सरक रही हैं आपकी। एक बार में दोनों उंगलियां नहीं सरक रही हैं और धीरे धीरे हमें इस स्केल के द्रव्यमान केंद्र की प्राप्ति होती है कि हमारा स्केल का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है। अब यदि हम चाहें कि दोनों उंगलियां वापस उसी स्थिति में पहुंचें तो हम देखें, प्रयास करें मनोज जी एक बार। तो आप देख रहे हैं मनोज जी की दाईं उंगली वहीं स्थिर है, बाईं उंगली खिसक कर एक ओर आ रही है और अभी दाईं उंगली वहीं पर है, वो कहीं सरक के नहीं जा रही है। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल जवाब है इसका कि एक मिनट दें मुझे जरा, कि स्केल के जब हमने इस प्रकार रखा हमने, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच में होता है, उस द्रव्यमान केंद्र से जो उंगली अधिक दूर होगी उस पर भार कम होगा। भार कम होने से घर्षण कम होगा, इसलिए पहले वो उंगली सरकेगी जिस पर कि घर्षण कम है। जब उंगली पास आ जाएगी तो इस पर भार अधिक हो जाएगा, घर्षण अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से ये उंगली ठहर जाएगी और जिस उंगली पर घर्षण कम है वो उंगली सरकना प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार से एक एक करके हमारी उंगली सरकती हुई और बीचों बीच में आ जाती हैं। पर कितना ही प्रयास कर लें हम, एक उंगली इनमें से द्रव्यमान केंद्र के पास रहेगी, एक उंगली द्रव्यमान केंद्र से दूर रहेगी। जो उंगली द्रव्यमान केंद्र के पास में है उस पर भार अधिक होगा, घर्षण अधिक होगा। इस कारण से जो दूसरी उंगली है उस पर घर्षण कम होने के कारण से जब इसे सरकाएंगे तो वो उंगली सरक के हमारी द्रव्यमान केंद्र से दूर चली जाएगी और एक उंगली में द्रव्यमान केंद्र के पास बनी रहेगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों उंगलियां तो सरकती हैं बीच में जाने के लिए, पर जब दूर हटाते हैं तो उनमें से केवल एक ही उंगली सरकती है। नमस्कार।